यह इसके शासनकाल का पहला विद्रोह था। 1299 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ। ये नवीन मुसलमान कौन थे? जो मंगोल थे, उलूग खान जो कन्वर्ट होके जो इस्लाम स्वीकार कर लिए थे और जिनको जलालुद्दीन खिलजी माफ कर दिया था। विद्रोह का कारण ये था कि लूट के धन में बंटवारा के लिए दरअसल इसके पहले के जो भी सुल्तान थे लूट के धन का 1/5% लेते थे और 1/20% बांट देते थे सिपाहियों में। एक बटे 5 अपने लेते थे और बाकी जो है 4/5 दे देते थे सिपाहियों को। अर्थात 80% लेते थे, 80% सिपाही लेते थे और 20% सुल्तान लेता था इसके पहले। और अलाउद्दीन खिलजी के पहले भी अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी यही रेशियो रहेगा। सल्तनत काल का प्रथम शासक है जो इस रेशियो को बदल दिया। 80% अपने लेता था और 20% सिपाहियों को। इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। हाँ। क्या किसका बर्थडे था क्या? नहीं सर। हाँ? मासिक अच्छा अच्छा, सब खा लीजिए। आपका हिस्सा रखा होगा, ज़्यादा होगा तो हम ले लो, चलिए अभी खा लें। नवीन मुसलमानों का विद्रोह 1299 लूट के धन में बंटवारा के लिए कारण था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यह नीति, देखो यहाँ से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वह कौन सा सुल्तान सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो लूट के धन का 80% देता था। तो एकलौता सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी, 20% सेना बांटता था। इसके पहले के सुल्तान 20% अपने लेते थे, 80% सेना बांट देते थे। हाँ? क्योंकि वो वेतन नहीं पाते हैं। ये बहुत अग्रसोची सुल्तान था। लूट के धन इसको अभियान करना था अधिक से अधिक और अधिक से अधिक लूट का धन प्राप्त होता, उसका 80% बांट देता तो वही सिपाही विद्रोही हो जाते। पैसा विद्रोह का कारण होता है। तो लेकिन इसके बाद भी जो सुल्तान आए फिर वही रेशियो लेके चले कि सुल्तान लेगा 20% और सिपाही लेंगे 80%। सल्तनत में एकलौता सुल्तान है जो लूट के धन का 4/5 लिया और 1/5 सिपाहियों में बांटा। चलिए, बंटवारा के लिए हुआ था, यही कारण है। विद्रोह को दबाया गया। विद्रोह दमन क्वेश्चन इसके बाद क्या बनाया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जो विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी दंडित किया। इसके पहले के सुल्तान विद्रोही को ही दंड देते थे, उसके बीवी बच्चों को दंड नहीं देते। यह पहला सुल्तान है, नया नियम बनाया। विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी दंडित किया। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कि वह कौन सा सुल्तान है जो लूट के धन का 4/5 लेता था, और लूट के धन को कहा जाता था माल ए गनीमा। माल ए
गनीमा। उस समय लूट के धन को फारसी भाषा में माले गनीमा कहा जाता था। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सुल्तान 80% लिया था अलाउद्दीन खिलजी, और विद्रोहियों के बीवी बच्चों को भी दंड देने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन। चलिए अगला, दूसरा विद्रोह हुआ अकत खां का विद्रोह 1301। 1301 अकत खां का विद्रोह। दूसरा विद्रोह हुआ। यह अलाउद्दीन का भतीजा था। अलाउद्दीन का भतीजा था, सुल्तान बनना चाहता था, इसलिए विद्रोह किया। और यह विद्रोह जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर अभियान पे था, उसी समय विद्रोह हुआ था। रणथंभौर, रणथंभौर अभियान जब सुल्तान कर रहा था, उसी में साथ में था कौन? रणथंभौर कंटिन्यू हर शासक अभियान किए हैं, लेकिन जीते, लेकिन कंटिन्यू उसको अपने शासन में रख नहीं पाए। रणथंभौर के बारे में कहा जाता है, रणथंभौर के किला के बारे में, कि उस किले पे वही पहुंच सकता है जिसके पैर पत्थर के हों। दुर्गम किला है और चौहान वंश का वहां अब तक शासन था। रणथंभौर अभियान किया और इसी समय ये विद्रोह हुआ। दमन किया गया और अकत खां मारा गया। यह अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने का प्रयास किया था, परिणाम यह हुआ कि स्वयं मारा गया। नेक्स्ट, हाजी मौला का विद्रोह। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाजी मौला का विद्रोह किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। हाजी मौला हुआ 1304-5 में हुआ था। हाजी मौला या इल्तुतमिश के एक वंशज। अलवी शाहजहां। इल्तुतमिश का कोई वंशज था जिसका नाम था अलवी शाहजहां, को शासक बनाना चाहता था।
परिणाम क्या हुआ? दोनों की हत्या कर दी गई। अलवी शाहजहां और हाजी मौला दोनों की हत्या हुई। जब इतने विद्रोहों का सामना कर लिया तो सल्तनत का एक पहला शासक ने जो विद्रोहों के कारणों का अध्ययन किया, सल्तनत का पहला शासक, इतने विद्रोह इसके काल में हुए और उसके बाद से फिर विद्रोह नहीं हुए, क्योंकि इस पे वर्क किया है। मैंने कहा ना कि शासक वही सफल होता है जो नीति निर्माण में प्राथमिकता पर बल दे, किस नीति को प्रथम पहले लाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी उस तरह का शासक था। नेक्स्ट टॉपिक, अलाउद्दीन सल्तनत का प्रथम शासक था। जिसने विद्रोहों के दमन के साथ विद्रोहों के कारणों का अध्ययन किया। विद्रोहों का दमन तो किया है, साथ में क्यों विद्रोह हो रहे हैं उन कारणों का एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद वह पाया कि 4 कारण हैं जिसके नाते विद्रोह हो रहे हैं। इसीलिए 4 अध्यादेश जारी किया है। देखो सब के सब इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो पूछे न जा चुके हो। अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वपूर्ण शासक है। लग भी रहा है कि जो प्रथम है वो महत्वपूर्ण तो है। पहला शासक जो विद्रोहों के दमन के साथ साथ विद्रोहों के कारणों का अध्ययन किया कि विद्रोह हो क्यों रहे हैं, और एनालिसिस करने के बाद 4 अध्यादेश जारी किए हैं। आज भी अध्यादेश जारी होता है कि नहीं? ऑर्डिनेंस जो है जारी करता कौन करता है? और राज्य कब जारी करता है? प्रेसिडेंट। आपातकालीन स्थिति जब सांसद सत्र में न हो, होता है ना कि सांसद का सत्र चल रहा है, अब सत्र समाप्त हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति को लगता है कि अमुक विषय पे कानून बनाना चाहिए, तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। कौन जारी करेगा? प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति। और राज्यपाल किस एक्ट के तहत जारी करेंगे? हाँ, 90 घटा दो, 90 जोड़ दो, आर्टिकल 213 गवर्नर जारी करेगा। कंडीशन क्या है कि जब यहाँ विधानसभा सत्र में ना हो और केंद्र में संसद सत्र में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में लग जाता है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को कि किसी विषय पे कानून बनाना नितांत आवश्यक है, तो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। ये ऑर्डिनेंस कब तक प्रभावकारी रहता है? प्रोसेस में हो के उसको अमली जमाना पाना। नया सत्र जब शुरू होता है, शुरू होने के बाद उस केंद्र में विधानसभा को
और यहाँ पे नए केंद्र में सांसद को और यहाँ पे विधानसभा को लग जाए यह कानून ठीक है और वो दोनों अपने बहुमत से पास कर दें, तब वो ऑर्डिनेंस 9 के जो है अस्थायी कानून हो जाता है, नहीं तो अपने आप 6 महीना के अंदर में खत्म हो जाएगा। तो ये तो आज की व्यवस्था है, इस समय जो हमारा संविधान है उसमें है। ये अध्यादेश जारी किया 4, तो इसमें पहला कारण कहा है। अध्यादेश का मतलब है कि एक तरह से कानून, इसका भी ये भी कानून बनाया अध्यादेश के तहत, क्योंकि उस समय तो सांसद की कोई व्यवस्था थी नहीं, सर्वे सर्वा राजा ही था। पहले में कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दो। पहले अध्यादेश में व्यक्तिगत पर आघात, व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात। अब व्यक्तिगत आघात का मतलब कि उस पे जो है प्रहार किया, व्यक्तिगत संपत्ति अब कोई नहीं रखेगा। व्यक्तिगत संपत्ति क्या था? देखो, ये चारों अध्यादेश से बहुत क्वेश्चन बनाए गए और चारों अध्यादेश जो है मेंस में भी लिखने के लिए पूछता है। पहला अध्यादेश इसका है व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात था, पहला नियम बनाया विद्रोहों को साफ करने के लिए, फिर दोबारा विद्रोह 9। दरअसल सैनिकों को उस समय कुछ उपहार दिए जाते थे भूमि के रूप में, जैसे कि इनाम, पेंशन, उपहार, इस तरह की जो भूमियां दी गई थी, इनाम के रूप में कुछ जमीन किसी को दी गई हो, उपहार के रूप में दी गई हो या पेंशन के रूप में जमीन दी गई थी, सभी जमीनों को इस तरह की सभी भूमि को जब्त करा दिया। जैसे कोई सिपाही बहुत अच्छा काम किया तो उसको कोई भूखंड दे दिया इनाम के रूप में, इसके पहले से पाया हुआ था। किसी सैनिक को पेंशन के रूप में एक बड़ा सा भूखंड दे दिया गया था, तो इन सबको जब्त करा दिया। कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से इन अमीरों को पंगु बना दिया। जब्त कराया तो और भड़केगा ना। कौन? मान लीजिए मेरे पास जमीन है, आप दिए, आप फिर लेंगे तो मैं तो दुश्मन बन जाऊंगा ना और जाते हैं। हाँ, विद्रोही तब बनोगे ना जो लेने वाला में 18 और 19 का अनुपात, लेने वाला 20 हो और जिनसे लिया जाए उनका अनुपात 2 का हो, तो क्यों विद्रोह अंदर भड़केगा, बाहर नहीं आएगा। तो सम्राट है ना। इनाम, पेंशन, उपहार, इस तरह की जो भूमियां पाए लोग उसको जब्त कराया। जब्त कराने के बाद सारी भूमि को खालिसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया। और खालसा भूमि कौन है? राज्य का प्रत्यक्ष सरकार की, राज्य की जो प्रत्यक्ष भूमि, जहाँ से सरकार स्वयं अपने कर्मचारियों के माध्यम से राजस्व की वसूली करती है। कोई हिस्सा नहीं, इस पे केंद्र का अधिकार है, सरकारी हो। पहला अध्यादेश यही था कि व्यक्तिगत संपत्ति पे आघात। उसके बाद से क्या किया? 2 नया प्रकार का कर लगा दिया, चली और घरी। चलिए, 2 नया कर लगाया। कौन? इसको क्या हो गया है? बहुत ज्यादा जो लिख के ऊपर कर देंगे ना तो टैक्स लगेगा। अच्छा, कम लिख, बहुत ज्यादा कर देंगे ना
जितना आपने लिखा है सब साथ में होते रहेगा, रैम में आ जाएगा। अच्छा, चलिए अगला काम क्या किया इसी अध्यादेश के तहत? जारी एवं भारी नामक नया कर लगाया। इसके पहले के सुल्तान ने ये सब कर नहीं लगाए थे। ये पूछा है डायरेक्ट कि जारी एवं भारी कर लगाने वाला निम्न में से कौन सा सुल्तान है? तो अलाउद्दीन खिलजी। जारी कर कौन था? पशुओं पर लगा था। हाँ? नहीं, इसी में हाँ, व्यक्तिगत संपत्ति पे आघात जो कर रहा है तो उसी में एक काम ये भी किया, इन लोगों की जमीनों को जब्त तो किया है और एक नए प्रकार का सल्तनत पर कर लगाया जारी एवं भारी। ये पशुओं पर लगता था। पशुओं पर लगने का मतलब कि पशु नहीं इसको देते थे, जो पशु के मालिक हैं उनको देना पड़ता था। और उनकी संपत्ति कम हुई कि नहीं? हाँ? अगर जो 10 गाय रखे हैं या भैंस रखे हैं या बैल रखे हैं तब इस तरह से क्या हो रहा है? राज्य क्या हो रहा है? अमीर हो रहा है और उसके जो मातहत हैं अधिकारी वो गरीब हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन में विद्रोह रुकेगा नहीं? विद्रोह होगा? कभी विद्रोह नहीं होगा। पशुओं पर लगा आबकारी कर मकान पर, अर्थात हाउस टैक्स। हाउस टैक्स आज जो लगता है ना, हाउस टैक्स, ये सब टैक्स लगाने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा अध्यादेश, इसमें पहला अध्यादेश में क्या किया? जो भी उपहार संबंधी जमीनें थी, इनाम, वक्फ, उपहार, पेंशन के रूप में जो भी जमीन के टुकड़े दिए गए थे सैनिकों को एवं अमीरों को, उसको जब्त कराया। जब्त कराने के बाद सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। दूसरा काम क्या किया? जारी एवं भारी नामक नया कर लगाया। जारी कर लगता था पशुओं पे, अर्थात पशु के मालिकों पर, और भारी कर लगाता था किसको? सबके ऊपर। जिसके पास घर है उसको टैक्स देना पड़ेगा, जो आज सरकार लेती है। हाँ, खालसा भूमि का मतलब कि उस समय सरकारी भूमि को खालसा भूमि कहा जाता है, जो प्रत्यक्ष केंद्र के नियंत्रण में भूमि होती थी और केंद्र अपने अधिकारियों के माध्यम से वसूली कराता था। उस भूमि को कहा जाता था खालसा भूमि। आज जिस भूमि पे अपने इक्तादारों से वसूली कराता था उसको कहते हैं इक्ता। उस भूखंड को कहते थे इक्ता। हाँ, ये बात तो है। खालसा तो पंजाबी का है, लेकिन ये खालसा जो फारसी से ही पंजाबी में आया। खालसा मूल रूप से खालसा का जो शब्द है वो फारसी का है। और पंजाबी धर्म जिसको हम लोग कहते हैं सिख धर्म, ये कब आ रहा है? 1469 में तो गुरु नानक देव पैदा होते हैं, तो उनके पैदा होने के बहुत पहले की शिकायत शब्द है। जो पंजाबी है ना, वह हर एक जगह से ली गई है। कुछ सब फारसी के शब्द पंजाबी में सबसे अधिक है, कुछ हिंदी से, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़ी बोली से ले लिए गए। तो इस तरह से करके जो एक मिक्स करके एक भाषा का रूप दिया गया। हाँ, लिपि उसकी गुरुमुखी है, वह स्वतंत्र लिपि है वहाँ की। चलिए दूसरा अध्यादेश, साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछवा दिया।
दूसरे अध्यादेश के तहत जो नियम बनाया, इसमें पूरे साम्राज्य में जहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, गुप्तचरों का जाल बिछवा दिया। अब गुप्तचर विभाग की स्थापना कौन किया था सल्तनत काल में? बलबन। और किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? बरीद। बरीद तो था ही, चला आ रहा था। बरीद के नीचे 2 अधिकारियों की नियुक्ति किया, मुनहिस एवं मुनहियान। बरीद नामक अधिकारी के अंतर्गत 2 पदों का सृजन किया। एक का नाम था मुनहिस और दूसरे का नाम था मुनहियान। मुनहिस एवं मुनहियान नामक 2 पद थे, इनको जासूस कहा जा रहा था। इन जासूसों में शामिल कौन थे? वेश्याएं थी, नर्तक थे, नर्तकियां थी, बर्ने कहता है कि इन जासूसों से अमीर इतने भयभीत थे कि इशारों में बात करते थे। बर्ने कहता है जासूसों से अमीर इतना अधिक भयभीत थे आपस में इशारों में बात करते थे। ये खौफ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अंग्रेजों के ऊपर कि कोई प्रत्यक्ष बात नहीं करते। देखो जासूस कौन है? जो भी अमीर होता है वो जाता कहाँ है? इन्हीं 3 जगहों पे जाएगा। हाँ, इसीलिए कानपुर में जो विद्रोह हुआ था वहां पे एक वेश्या भी विद्रोह का नेतृत्व की थी, अजीजन बाई, और काफी अंग्रेजों की हत्या भी कर दी हुई। और मस्तानी टोली करके वेश्याओं की एक टोली लेके जो लड़ने निकल गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के राज को काफी जानती थी। यहाँ पे जाने के बाद सब लोग अपना राज बता ही देते हैं। चलिए अगला अध्यादेश, शराब, भांग, पासा, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा नर्तक और नर्तकी। नर्तक में जो पुरुष नाचता है, जो अपने लौंडा नाच नहीं होता है, वही नर्तक है। और जो स्त्री नाचती है उसको नर्तकी कहा जाता है। चलिए तीसरा, मादक पदार्थों की बिक्री एवं उसके सेवन पर प्रतिबंध। राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, जैसे बिहार कर रहा है, राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। राजस्व का नुकसान क्यों होगा? साम्राज्य विस्तार करेगा ना। जैसे हम लोग खरीदते हैं, टैक्स सरकार को जाता है, वो मजबूत होती है, तो उस टाइम कितनी व्यवस्था होगा? उस समय
इस तरह के टैक्स जैसे अपने आबकारी टैक्स है, इस तरह के टैक्स की व्यवस्था भी मादक पदार्थों पर नहीं आ पाया था। तो मादक पदार्थ क्या थे? महुआ से निकाले हुए शराब थे जो घर घर बन जाते थे, गांजा, भांग, अफीम। अब आज की तरह से थोड़ा ना कि गांजा का एक पौधा अगर जो अपने खेत में लगाना हो तो आप जाके नारकोटिक्स विभाग से तो उसका परमिशन लोगे, हाँ, तब जाके वहाँ से पूरा लिखित होगा कि आप कितना पौधा लगाना चाहते हैं। यदि 10 पौधा लगाए हैं, 10 पौधे की अनुमति है, तो नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी आके वो लगातार उसको जांच करेंगे, कहीं 10 के आने में 100 तो नहीं लगा दिए। उस समय ऐसा तो था नहीं, व्यक्तिगत स्तर पर उगाते थे, व्यक्तिगत स्तर पर इसका यूज करते थे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया, मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध और उसके सेवन पर प्रतिबंध लगाया। इसके लिए बदायूं गेट के सामने एक सूखा कुआं खुदवाया। और जो भी नशे में धुत रहता था उसको उस कुआं फंकवा देता था। जो भी नशेड़ी इसको मिलता था कि कोई नशा करके टहल रहा है तो उसको उठा के क्या कर कुआं फेंकवा देता था। नशा पे प्रतिबंध लगाने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? नशा में और विद्रोह में क्या संबंध है? कोई भी बुराई काम बुरा काम कर रहा है, उसका वाहन वो उसका वाहन। जानते हो, कभी भी देखना, 2 नशेड़ी पक्के मित्र होते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए एक साथ मिलकर खुले दिल से बैठ के बतियाते थे और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे। तो वही है, न रहे बांस न बाजी बांसुरी। उसमें प्रतिबंध लगा दिया कि कोई पकड़ा जाएगा तो वो दंडित होगा। और दंड के रूप में क्या व्यवस्था किया था कि बदायूं गेट, दिल्ली में ही है बदायूं गेट किला के, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सूखा कुआं, उसमें पानी नहीं था, खुदवा दिया। और जो लोग मिलते थे नशा किए उनको उसी में फेंकवा देता था। अब ये बताओ कि अभी देखो जो सरकार नशेड़ियों को पकड़ने के लिए करके बीच में शराब भट्टी पे जो पुलिस से छापा मारती है, उसमें कुछ सम्मानित लोग जब पकड़ जाते हैं तो इनके पकड़ने चाहते हैं कि मीडियम न आए। क्या अमीर ऐसा करेगा? तो नशा पे प्रतिबंध। चौथा, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया। यह कहा कि बिना सुल्तान की अनुमति के अमीर अपने लड़के लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, अपने मन से रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकते। इस अध्यादेश में बिना सुल्तान की अनुमति के अमीर अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं कर सकते। इससे क्या बेनिफिट होगा? संबंध, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल में। अब मैंने इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था ताकि मान लो एक जागीरदार देवरिया का और वो अपनी बेटी की शादी कर दी है बनारस वाले के, दोनों की शक्ति सामूहिक दोगुनी हुई, मजबूत हो गए।
और बीच में पड़ जा रहे हैं गाजीपुर, मऊ, बलिया। अब वो कहेगा कि आप अपने से सटे जो आप गाजीपुर है उस पर आक्रमण कर दीजिए, मैं सहायता दे रहा हूँ, आर्थिक और सैनिक दोनों। तो देवरिया वाला आर्थिक और सैनिक सहायता दिया तो वो जीत लिया गाजीपुर को। अब उसकी रियासत बड़ी हुई, वो कहा कि ठीक है हम तो इधर जीत लिए, मैं सैन्य और आर्थिक सहायता आपको देता हूँ, आप मऊ वाले को जीत लीजिए। देवरिया वाले जीत लिया मऊ वाले को। अब बीच में पड़ गए कौन? बलिया। तो दोनों को अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को दोनों विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं, दोनों रिश्तेदार हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि किसी एक की अधीनता, किसी एक के शरण में चले जाओ, या तो बनारस वाले के, नहीं तो देवरिया वाले। ठीक यही था। वैवाहिक संबंध स्थापित करके दो अमीर अपने शक्ति को दोगुना कर लेते थे, और जब शक्ति दोगुना हुई तो केंद्र का विद्रोह कर देते थे। तो कारगर अध्यादेश इसके थे कि नहीं विद्रोह रोकने के लिए। पहले संपत्ति पे आघात करके लोगों को जो गरीब कर दिया, और जब पैसा ही नहीं रहेगा तो सेना कहाँ से भर्ती करोगे? सेना के लिए तनख्वाह चाहिए, तो उसमें चरी घरी कर लगा दिया। इनाम, वक्त, उपहार के रूप में, जो पेंशन के रूप में जो जमीनें इन लोगों को पैतृक पाए हुए थे, कई पीढ़ी से उसका उपभोग कर रहे थे, उसको जब्त करा लिया। अपने आप आर्थिक रूप से अब दाल रोटी केवल चलेगी कि नहीं? दूसरा अध्यादेश क्या किया? गुप्तचर विभाग की स्थापना। नहीं, स्थापना हो उसमें गुप्तचरों की जाल बिछवा दी है, अधिक से अधिक गुप्तचर रखा। और गुप्तचर के रूप में नियुक्ति किसकी की? ऐसे लोग, ऐसी इम्प्लाई जहाँ पे अमीर जाते थे, जो अमीर जाएंगे तो कुछ न कुछ भेद मिलेगा। या जब वो जासूस है, राज्य उसको पेमेंट कर रहा है, तो इस तरह से वो बात करेगी जिससे कि आदमी अंदर का भेद बताते। अब सुबह उठ के वो मुंह धुल के सोच रहे हैं कि अब कुछ खाए पिए तो पता चले कि राज्य के सिपाही पहुंच गए अरेस्ट करने के लिए। अभी कहेंगे हम कौन अपराध किए, तो बताएगा कि भला के पास गए थे, वहां पर क्या क्या तुम कहे, तुम्हारे मन में विद्रोह का भावना है, चलो जेल में। तीसरा अध्यादेश क्या जारी कर दिया? नशा का सेवन प्रतिबंध। और चौथे में सामाजिक समारोह प्रतिबंध। दो शक्तियां एक साथ में मजबूत न हो जाए, कहां से विद्रोह होगा बताओ? ये है शासक की नीति। सही बात। अनपढ़ था और सल्तनत काल का अर्थशास्त्र इसको कहा जाता है, या अंगूठा छाप तक कभी पढ़ने ही नहीं गया, इसीलिए कहा जाता है ना